देश भर की निगाहें रेल मंत्री सुरेश प्रभु की तरफ थी और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अपना दूसरा रेल बजट संसद में पेश किया और इस बजट को पेश करने के बाद वो पहले टेलीविजन इंटरव्यू के लिए डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत सुरेश प्रभु जी आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर, आप, मुझे याद है सुबह जब डीडी न्यूज़ ने आपके साथ एक एक्सक्लूसिव ब्रेकफास्ट इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी कि अगर बुजुर्गों और महिलाओं को इस रेल बजट से खुशी मिले। बुजुर्गों के लिए कई ऐलान है, महिलाओं के लिए कई ऐलान है, जाहिर तौर से खुश हुए होंगे, आम यात्री खुश हुआ होगा क्योंकि बड़ा किराया नहीं बढ़ा, व्यापार जगत खुश है, माल भाड़ा नहीं बढ़ा। लेकिन बाजार से थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आए हैं, बाजार में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई दे रही। क्या वजह आपको लगती है? वो तो बाजार ही बता सकते हैं लेकिन मैं आपको कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को इस बजट से बहुत बड़ी मात्रा में उभार मिलेगी। आपको पता होगा कि 1 रुपया जब हम रेल में निवेश करते हैं तो उसका 5 गुना ज़्यादा मुनाफा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है। तो इस बजट में, पिछले बजट के मैंने कहा था कि एक 40-45 हज़ार करोड़ का हमारा बजट हुआ करता था, 6 साल का एवरेज आप लेंगे हमारी सरकार आने के पहले। उसको हमने पिछले साल 1 लाख करोड़ तक लाया और इस समय 1,21,000 करोड़ तक उसको बढ़ाया। तो आप यकीन कर सकते हैं कि इसका कितनी बड़ी मात्रा में इकोनॉमी को लाभ होगा, तो उसको बाज़ार में उसका प्रदर्शित होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये बजट में हमने रेल की अलग अलग चिंताओं के ऊपर काम किया है। एक तो इमीडिएट जो लोग थे, इसके लिए आपने जिस तरह से कहा कि आम आदमी खुश है क्योंकि उनके लिए तो हमने चिंता की है। दूसरी तरफ से जो हमारी 2/3 से ज़्यादा मुनाफा या पैसा हमको जहाँ से मिलता है वो है हमारे व्यापार जगत, जो हम उनका माल भुगाते तो उससे ही पैसा मिलता है, वो उनके लिए बहुत कुछ किया है। साथ ही में ये रेल बजट में फर्स्ट टाइम हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर बात की है। रेलवे बोर्ड का जो किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग हो, अकाउंटिंग रिफॉर्म किस तरह से लाई जाए, किस तरह से ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते हैं उसमें किस तरह से किया जाए, किस तरह से पारदर्शिता के ऊपर पूरी तरह से ध्यान किस तरह से दिया जाए, किस तरह से आगे आने वाले दिनों में सिर्फ खर्चा बढ़ाना यही रेल का काम नहीं होना चाहिए, रेल खर्चा कम किस तरह से किया जाए। इस साल हमने करीबन 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हमने इससे बचाए हैं। तो मुझे लगता है ये सभी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे एकत्रित, तो मुझे लगता है एक बहुत ही एक अपने आप में विशेषता रखने वाला बजट है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के ऊपर ध्यान दिया गया है, सभी चीज़ों के साथ में लाकर ही बजट बनाया गया है। आज रेल की आप देखेंगे तो बहुत सालों से रेल की स्थिति बिगड़ी जाती रही, आमदनी कम होती जाती है, खर्चा बढ़ते जा रहा है। हमने फर्स्ट टाइम इसको आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दिया है, और वो सिर्फ पैसे बढ़ाने से नहीं तो और माध्यम से भी किस तरह से बढ़ाया जाए उसके ऊपर एक स्ट्रक्चरल चेंज करके उसको हम एक मॉडल शेयर जो हमारा है वो रिगेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हमने ये भी इस बजट में कोशिश की है कि जो पिछले साल 5 साल का जो प्लान हमने बनाया था उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। और ये पहला बजट है रेल का, पहला बजट जिसमें हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट दी है, रेलवे के देश के सामने रखी है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी अपने आप में एक विशेषता है कि हमने अकाउंटेबिलिटी का एक नया एक माहौल लोगों के सामने रखा है ये साल में। तो इससे पहले क्या, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे पहले लोगों को ऐसा लगता है ऐलान बहुत होते थे, बहुत बड़े बड़े वायदे होते थे, लेकिन उन वादों का क्या होता था ये किसी को पता नहीं चलता था। तो शायद ये मंशा है आपकी कि जो वादे हुए उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और ऐलान सिर्फ ऐलान बन के ना रह जाए। बिल्कुल यही आवश्यक है देश में भी आज, क्योंकि ऐसा हमें लगता था कुछ समय पहले कि ऐलान करना यही एक प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट को ऐलान करना एक बात है, वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना दूसरी बात है। तो हमने उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया और ये साल में पे कमीशन का बर्डन बढ़ा हुआ है। ये साल में पेंशन जो हमने बोनस एक्ट में संशोधन किया हमारे देश में रहने वाले मजदूरों के हित में, उसका सबसे बड़ा भार रेलवे को उठाना पड़ा क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। उसके बावजूद भी हमने इस सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, रेल की फाइनेंसिस को कठिन होने के बावजूद भी उसको ठीक करने की कोशिश करते हुए, साथ ही में ये जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, जो चुनौतियाँ है, उसके कारण जो रेल के लिए निवेश करने की जरूरत है उसके ऊपर भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज न करते हुए बजट बनाया है। Right. So let's come to some of the finances now. You have said you've saved about 8,000 to 700 crores in the current year, and your operating ratio that you're projecting is at 92% in spite of the 7th Pay Commission. So what are the components that you'll be looking at going ahead in terms of savings? See, first, obviously, what we did was we started a zero budgeting exercise. So we told all our general managers, all the division, to go through each and every cost. Normally, the
budgeting happens like this year I spent 100, so next year 10% more. Yes. So we keep adding historical cost and keep adding it by percentage wise for the next year's budgeting. We said no, why that's 100? Why not go through this entire component of that cost itself? As a result of that, we started it from the grassroots, because zero budgeting cannot happen at the board level. We started it from the grassroots, and that has resulted into one big component of saving. Second will be the cost of energy. Diesel prices are falling, but that I am not accounting for. I am taking for absolute reduction in the price of diesel because of changing the method, by reducing the consumption of diesel and electricity by way of energy conservation measures, by doing market-based purchases of electricity. So all of that put together will result into a huge saving. So, and you've also talked about a capex of 1.21 lakh crore rupees, and there is joint ventures with states. You have 17 joint ventures that the cabinet has approved. You're in working with other states. How is this going to be worked about in terms of cooperative federalism, sir? See, firstly, normally, historically, the budget time is the time to know when the chief ministers keep coming to Delhi and talking to the railway minister. I don't think this is a very healthy practice. If states are more important, because they are most of the action happens there, so we change the entire paradigm about it. We said, why should we not take states as partners and try to work with them? Typically, states were giving 50%, we are giving 50%. Also, this is not a good model, because states don't have that much resources, neither we have. So we said we'll create some bankable projects which are necessary for the development of the state. Socio-economic development is also necessary, as well as their commercial application also has to be kept in mind. And then we'll leverage that money and try to borrow from the market and do it. So these are the additional projects going beyond the plan size that we had talked about. So just imagine next year, there will be one is a plan, the second will be the joint venture project, third will be the partnership projects. So just imagine the volume that is going to be coming to the market. So I'm sure the market will take note of this and find out the huge benefit that is going to come to all the stakeholders who are going to benefit from this huge capital expenditure from the railways. सुरेश प्रभु जी, जब हम रेलवे की बात करते हैं, आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की, आपने रिफॉर्म्स की बात की. अगर आम आदमी के हिसाब से देखें, जो कि रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आम आदमी को लगता है कि रेलवे के अच्छे दिन तब आ जाएंगे अगर ट्रेनें टाइम पर आने लगेंगी, ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलने लगेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलने लगेगी, तो उनको लगता है साफ सफाई होगी, तो उनको लगता है रेल के अच्छे दिन आ जाएंगे. उसके लिए आपने एक विजन दिखाया है, पर क्या उसके लिए 2020 तक इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए? क्योंकि आपने जो कहा कि 2020 में हम ऐसे दौर में होंगे जब आपको रेलवे के रिजर्वेशन के लिए धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आप जाएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगी, इसके अलावा कुछ और चीज़ें. पर क्या इंतजार लंबा नहीं है? देखिए, आप पहले सोचिए कि इसकी वजह क्या है, उसके बुनियादी कारण ढूंढने होंगे. आपके रोग का इलाज जब किया जा सकता है तो उसका निदान पहले ठीक तरह से किया जाए. आज जो ट्रेन समय पे नहीं आती, उसकी जो अलग अलग कारण है, उसमें से एक प्रमुख कारण ये है कि जो, जैसे मैंने कहा, गाजियाबाद टू मुगलसराय जो पूरा का पूरा हमारा स्टेज जो है वो पूरी तरह से कंजेस्टेड है. वो ठीक तरह से जब तक डीकंजेस्ट नहीं किए करते तब तक ट्रेन में पंक्चुअलिटी जो हमने बहुत बढ़ाई है ये साल में, क्योंकि हमने मॉनिटर करके मैनेजमेंट लेके, लेकिन उसका एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है. लेकिन पूरी तरह से लाने के लिए जो 95% हमारा जो टारगेट है वो लाने के लिए कंजेशन को दूर करना होगा. कंजेशन दूर करने के लिए डबलिंग ट्रिपलिंग के जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए उसको पूरे करने होंगे. साथ ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हम 3-4 साल में पूरी करने की कोशिश लगाए वो भी पूरा करना होगा, ताकि फ्रेट ट्रेन वहाँ से चले जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रेट ट्रेन अलग मार्केट पे चले गए या डबलिंग ट्रिपलिंग होने के कारण भी बढ़ेगा. तो ये एक 6 महीने में होने वाला काम नहीं है. इसके लिए मैंने कहा कि रोग क्या है, निदान क्या है. कुछ ऐसे रोग है जैसे कि सर दर्द हो रहा है तो एक गोली लेके ठीक हो सकता है, लेकिन जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वो सर्जरी तो करनी होगी. तो ये काम इतने सालों से नहीं किया जो हमारे बुजुर्ग है, उन्होंने यदि करते रहते तो आज शायद तो नौबत नहीं आती. लेकिन जो नहीं किया, इसके लिए मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्लेम करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है. मेरी तो ये इच्छा है कि सब लोग मिलके काम करें. तो क्या देश माने कि विजनरी बजट है, रेलवे दरअसल कहाँ जा रही है अगले 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, इसका पूरा एक विजन है और हमको इसके रिजल्ट आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा. बड़े बदलाव की ओर रेल का सफर शुरू हो गया, क्या हम ये माने? ये सफर तो जरूर शुरू हुआ है. जैसे मैंने एंड में कहा मेरी स्पीच के कि द जर्नी हैज बिगन, वी आर नॉट रीच द डेस्टिनेशन. तो डेस्टिनेशन रीच करने के लिए डिपेंड करता है कि कितना लंबा सफर है, लेकिन क्या जर्नी की शुरुआत हुई कि नहीं. इसके मैंने गौतम बुद्ध को भी कोट किया है. मैंने ये कहा है
कि जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, दो चीज़ है, एक तो शुरुआत करनी होगी, शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी पहुंचेंगे नहीं, लेकिन शुरुआत करने के बाद भी आपके मार्ग से ढलिए नहीं, वहाँ से भी आप बिखर जाते हैं तो भी आप पहुंचेंगे नहीं। हम दोनों चीज़ को याद में रखा है, शुरुआत तो की गई है और हमने जो कोर्स तय किया था, वी आर स्टिल राइट ऑन द कोर्स, वी विल मेक श्योर दैट वी रीच द डेस्टिनेशन। So with regard to freight itself, there has been all this cross-subsidization has been going on for years, and economists feel that, you should have done something to bring down freight fares and perhaps raised passenger fares. Did you ever think that that was possible, sir? But this is what we are talked about, rationalization of freight. This is the first budget probably when we are not talking about increasing the freight. We are definitely going to make sure that we get, this is a very interesting idea, we are talked to this particular target of freight. Right. Has been decided after talking to all the major customers of railways, including the ones who are not our customers, like the big steel players, like the big iron ore players, like the big cement players, like the big aluminum players, and everybody else. The big parcel players whose revenue we are going to get. We talked to them, they said, we'll give you big volumes, let us work out together a solution. So just imagine, we are getting 10 rupees from one person. Now we get 8 rupees from 100 people. Right. So whether our revenue has gone up or revenue has gone down. So revenue will increase substantially as a result of this. So first time we are talking about rationalization. That's why we have used the word rationalization, and we'll definitely rationalize the freight. So also in terms of passenger, the volumes that travel by train, the passenger, the majority of them are traveling in sleeper class and in the lower classes. In that sense, what is in the budget for them, sir? There are, in fact, this entire budget is for them. We have talked about starting the new bogies for them. That's right. The Deen Dayalu bogies. We have talked about bringing in all kinds of new facilities which will be largely benefiting them. We are, of course, also looking at the middle class travelers. We are looking at up class travelers, upmarket travelers. For them, of course, there are separate facilities. Right. But they'll pay for it in a much more big And they are manner. capable of paying, and they will pay also. This will be a completely different model. But the idea is that each and every passenger traveling by railway should get something more, and therefore this budget is designed for them. In fact, this is for the common people, this is for the middle class, this is for the upmarket traveler, this is for the freight traveler, this is for those who look for reforms in the railways, because we have talked about completely revamping the structure of railways completely over a period of time. This is for those who believe in good governance, who believe in transparency, this is for them. Those who believe in environment, there are a lot of initiatives for the environment for them. If those who are looking out for not just demand supply side but also demand side solutions, this is for them. So in fact, I would consider this is in a way a holistic budget, because traditional Indian medicine believes that you don't treat a disease, you treat the patient himself. So the railways, various challenges that we face are manifestation of the basic problem is the way the railways run. So we have looked at all aspects of that in a holistic manner and try to come out with a holistic solution. And that holistic solution is nothing but a budget document. सुरेश प्रभु जी, रेलवे का राजनीतिकरण बहुत हुआ पिछले आज़ादी के बाद से, हम लगातार देख रहे हैं। हमेशा रेल मंत्री इस बात को स्वीकार करते रहे कि रेल बजट से पहले उनके ऊपर बड़ा दबाव रहता है, सांसदों का, राजनीतिक पार्टियों का भी, हमारे यहाँ ये ट्रेन चलाइए, हमारे यहाँ ये ट्रेन चलाइए। इस बार आपने ट्रेनों का ऐलान नहीं किया, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐलान नहीं थे कि ये ट्रेन चली, वो ट्रेन चली। तो एक तो आपके ऊपर दबाव कितना था कि आपके पास इस तरह के रिक्वेस्ट आ रहे थे, और दूसरी बात ये कि जो आपने ट्रेनों का 4 ट्रेनों का ऐलान किया, वो कॉन्सेप्ट ट्रेन है एक तरह की, अंत्योदय, तेजस, इस तरह की। इसके पीछे दरअसल क्या सोचा, खासकर अंत्योदय, क्योंकि लोगों को बड़ा ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी ट्रेन लंबी दूरी की जिसमें आप बिना किसी रिजर्वेशन के जा सकेंगे, लेकिन क्या उसमें सफ़र करने लायक होगा? देखिए, हमने एक नई ट्रेन शुरू की है, महामना एक्सप्रेस, जो वाराणसी से दिल्ली आती है। उसका आप स्लीपर क्लास देखिए, वहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले तो स्लीपर क्लास है कि फर्स्ट क्लास है। उसकी एमिनिटीज भी अच्छी थी। अभी ये दूसरी बात है कि लोगों ने उसको ठीक तरह से नहीं रखा, तो मैं सबसे विनती करता हूँ उसको, ये भी जो नई नई ट्रेन चलेगी उसको भी ठीक तरह से रखिए। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये इसमें भी अच्छी सुविधाएं होगी, लेकिन ये सुविधा नहीं होगी कि जो हम फर्स्ट क्लास के लोगों को देते हैं, तो संभव नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट अलग होती है। लेकिन अच्छी सुविधा होगी जो आज के स्लीपर क्लास के तुलना में बहुत ही अच्छी होगी, ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। साथ ही में ये भी ज़रूरी है कि हमें जो सब नई नई ट्रेन चलाएंगे उसके पीछे जो कारण ये है कि हमें भी रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को भी सुविधा मिलेगी, और जो दे सकता है ज़्यादा वो ज़्यादा पेमेंट करेगा।
जैसे कि हमने ओवरनाइट ट्रेन चलाएंगे, उसमें 40% ज़्यादा कैपेसिटी होगी, तो हमारी इनकम तो बढ़ गई, रनिंग कॉस्ट वही रही, इनकम 40% बढ़ गई, लोग भी खुश हो गए क्योंकि उनको 40% ज़्यादा लोगों को मिली, ओवरनाइट ट्रेन रहेगी। इस तरह के हमने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि इसका लाभ होगा। अंत्योदय एक्सप्रेस से लेके एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी चलेगी, ओवरनाइट ट्रेन भी चलेगी, इस तरह के प्लान है। राजनीति की जो बात है, देखो मैं सभी हमारे जो सांसद है, हमारे जो लोग हैं, मैं तो हर राज्य में गया हूँ, बहुत सारे जिलों में गया हूँ, वहाँ से लोगों को मिलते रहा हूँ, बहुत आम आदमी को भी मिलता हूँ, जब वहाँ के विशेषज्ञ हैं उनको भी मिलता हूँ, सबको मिलकर हमारी यूनियन के लोगों को मिलता हूँ, एमपीज़ को मिलता हूँ, विधायकों को भी मिलता हूँ। उनके सभी से सहायता से ही किया गया। क्या इसका मतलब हुआ कि हमने सबको खुश किया है? बिल्कुल नहीं। ये तो शायद मैं करने की मेरी ताकत भी नहीं है, सबको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत बड़े मात्रा में हमने सभी की राय को लेकर सभी लोगों की जो चिंताएं थी उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया। मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, किसी ने आपके फॉलोअर ने नाम दिया सुरेश ट्विटर प्रभु। अब तक लोगों को बहुत सारी सुविधाएं जो रेलवे से नहीं मिलती थी वो सुरेश जी को ट्वीट करो तब मिल जाती थी, लेकिन इसमें आपने जैसे महिलाओं के लिए एक बात की कि उनके लिए एक फ़ोन नंबर है, डेडिकेटेड लाइन है, उनको मदद मिल जाएगी, उस पर फ़ोन कीजिए। बुजुर्गों के लिए कई सारे ऐलान हैं, जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं और जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कई तरह की सुविधाओं का ऐलान है। लेकिन ये सब वादे जो इसमें किए गए हैं वो कब उसका टारगेटेड कब है? क्या ये ऑपरेट हो जाएगा? क्या हम माने कि अगर आप 182, मेरे ख्याल से ये नंबर है, अगर 182 मिलाएंगे तो आपको तुरंत जो है महिलाओं को वहाँ पर जो है सुरक्षा की जो चिंता है उनकी दूर हो जाएगी? देखो ये तो आज भी मिल रही है। इसके लिए आपने मेरे बजट को मैंने जो यही कहा कि जो भी हमने कहा है उसका क्या हुआ उसके बारे में एक बहुत ऑनेस्ट उसका फीडबैक है। जो चल रहा है काम, क्योंकि कुछ काम एक साल में पूरे नहीं हो सकते, लेकिन कार्रवाई की गई है, तो हमने पूरी तरह से ऑनेस्ट फीडबैक दिया है। हम देखो ये तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी रेलवे आज चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका के जैसे बन गई है, तो किसी का वादा भी नहीं, मेरा तो बिल्कुल वादा नहीं है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते कि जो हमारी स्थिति थी उसके साथ आप कंपेयर कीजिए, उसके साथ कंपेयर करके आप देखिए कि एक साल पहले क्या थी, एक साल बाद क्या है। ये कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हमने चीन और जापान के साथ में कंपेयर करना चाहिए। वो भी कंपेयर करना चाहिए, लेकिन वो लाने के लिए जैसे मैंने कहा समय लगेगा, पैसे लगेंगे और टेक्नोलॉजी लगेगी। ये सभी चीज़ ला रहे हैं, लेकिन ये इसका नतीजा आपको आने के लिए समय जरूर लगेगा। कितना कब हम माने कि भारतीय ट्रेन भी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि इंडियन ट्रेन में सफ़र करना बहुत एक अंग्रेजी का नहीं बल्कि उर्दू का नहीं बल्कि अंग्रेजी का सफ़र कई बार लोगों को लगता है कि उसमें सफ़र करना, तो हम ये माने कि एक खुशगवार माहौल में एक अच्छी तरह से लोग सफ़र कर पाएंगे और हम इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएंगे, उसके लिए टारगेट। ये बजट ही इसीलिए बनाया गया, ये नहीं पिछला बजट भी और अगला बजट भी इसीलिए रहेगा कि ये आज की जो रेल की स्थिति है उसको सुधार लाना चाहिए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि देखो ये दुर्भाग्य की बात है कि लोगों की अपेक्षा तो सही है कि जल्दी होना चाहिए, तो मैं भी चाहता हूँ जल्दी हो, लेकिन वो जल्दी यानी उसका मतलब क्या हुआ, जो 25 साल में होने वाला था हम यदि हम 5 साल में कहेंगे तो भी जल्दी हो गया। तो मैं मानता हूँ जल्द होना ही चाहिए, लेकिन जल्दबाजी की भी एक कुछ व्याख्या होनी चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए कि जल्द का मतलब रेल के इसमें कितने साल लगेंगे। ये आप करेंगे तो मैं बनता आप भी खुश हो जाएंगे। So and you've also set big targets also for capacity augmentation, for line conversion, for building new lines. You're going to build, you're already building at 13 kilometers per day currently. This is the record. And 19 kilometers is what you plan. You know, just imagine, right. You take the previous 6 years average, how far we have gone. Absolutely. And this is more than double almost. And the next year again will increase it. Third year again will increase it. So just it's not ordinary. See, when you are constructing a railway line, it has to be aligned properly. We have to get a certificate from the CRS, that is Railway Commissioner, Safety Commissioner. So all of that is not easy. And then again doubling project, which are really the requirement of the railways. That means parallelly the new railway, existing railway running. Right. So when do you do the work? रेलवे बाजू में चल रही है, सेफ्टी के इश्यूज है, उसको भी बाधा नहीं आनी चाहिए और साथ साथ में ये काम भी होना चाहिए। ये आसान काम नहीं है, उसके बावजूद हमने इस तरह के रिकॉर्ड पाए। तो वादा और इरादा इसको लेके हम नहीं चल रहे, तो क्या हुआ उसके नंबर हमने दिए। तो नंबर देख के भी आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मात्रा में एक साल में हमने बदलाव लाने की कोशिश की। So you also spoke about restructuring and these 7 missions that you've created, and each of them will have a director who will report to the
to the railway board chairman. What is the real concept, sir? What are you hoping to achieve? A total transformation of the railways through this? See, this is firstly, there are cross-functional issues. So therefore, each department of the railways will look at each issue, from their vision. So we cannot operate railways like this. If something has to be delivered, it has to be delivered on the ground. And the ground is one, where there are so many agencies which have to work on that. Sure. So we have decided to make sure that we'll have one person responsible, a mission director, who will execute that mission, taking on board everybody. And to make sure that he's not then again put in the circle because of so many ministries, so many departments, he will report directly to Chairman Railway Board. So Chairman Railway Board will make sure that all these mission directors directly report to him so that all these issues are properly resolved, and we make sure. This is I would feel a very, very big change in the management style of the railways, which has been following a very departmentalized approach towards railway issues for decades. So this is a big change which has been talked about by many different bodies. So we have brought about this change in a significant manner, and each of the mission that I talked about, each of them have a very important role to play, which is the priority of the railways. So I'm sure this will bring about change in management culture, change in thinking, and also delivery on the ground in a much faster rate with deliverables which can be measured and judged. So in terms of sustainable development, you've also looked at other sources of revenue, and this portable toilet seems to be an interesting idea that you're working on an experiment basis, that you're going to have at least for a little while, and then maybe what is the plan with it, sir? Portable toilets. You're having portable toilets. Yeah, this is something, of course, for the people this who is are, either for older people, and yes, those who are challenged, physically challenged, or even otherwise, for them. Plus, it is meant for those who elderly people like me, who have a problem to cannot use it. So but they are temporary. I mean, the idea is that they're temporary, and you're seeing how they're going to function, and then maybe in future we'll increase the number. See, the railway is a huge organization. Yes. So if you try to do everything together, it may not succeed. So we have to make sure that first try it somewhere. If it succeeds, then multiply it. Like I told you, many instances are given. Right. In some divisions, we have started for scrap, for reducing the cost of consumption of material. We started in one zone. Now we know exactly how it has succeeded. Now we'll put it on pan India. 3,000 करोड़ रुपए उससे शायद सेविंग करेंगे. तो ये देखो इस तरह के काम करना होगा. रेलवे इज अ मैसिव मैमूथ ऑर्गेनाइजेशन, और हमको 2-3 चीज है. We have to run the railways, also create the infrastructure, right, address the largest number of customers in the country in one organization to take care of them, handle the largest number of employees in the railways, try to manage the expectations of almost all citizens of India, because everybody has an expectation. This is no other organization in the world probably has to do something like this. So you can imagine the challenges. So the budget is at a time when all of this has to converge. So I had a very challenging task. I'm happy we have done it under the leadership of our Prime Minister. और आपने शुरू में ये बात कही थी, मुझे याद है जब आपका भाषण था, आपने कहा चुनौतियां हैं बहुत सारी, पर साथ साथ आपने अटल जी को भी याद किया कि रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं. पर एक बात है, जो 2020 की जो आपने बात कर रहे हैं कि लोग बिना आरक्षण, आपको आरक्षण के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, निराश नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए क्या रोड मैप क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग था 2020 लोगों को लगता है कि आबादी भी इतनी बड़ी होगी, चैलेंजेस भी इतने सारे होंगे, तो कैसे आप इसको अचीव करेंगे? उसके लिए कोई रोड मैप? तो रोड मैप उसका रेडी है. हमने विजन बनाया, एक्शन प्लान भी, जो कुछ चीज़ जो हमने जो भी बातें बताई है वो उसी का एक अंग है. लेकिन जिस तरह कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए सबसे पहले, ट्रेन का इंटर डिज़ाइन बढ़ना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है. मुझे लगता है कि 2020 को हमारा लक्ष्य है. 5 साल, अभी 4 साल बाकी है. इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, लगाएंगे, जान लगाएंगे. अभी ये तो बिल्कुल सही है कि जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा, लेकिन वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि आबादी अनलिमिटेड बढ़े और हमारी अनलिमिटेड सप्लाई बढ़े, ये तो संभव नहीं है. तो लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एक्शन प्लान को बनाया गया. अभी मुझे ये भी लगता है कि हमारे देश में अलग अलग जो चिंताएं हैं उसकी भी बुनियादी कारण ये भी है हमारी बढ़ती हुई आबादी.
तो उसके ऊपर भी किस तरह से ध्यान दिया जाए, कभी सोचना भी जरूरत है। कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को लगता है कि आपने हालांकि बहुत सारे ऐलान इस बजट में किए हैं, बहुत छोटे छोटे ऐलान किए हैं जो लोगों को लग रहा है कि हाँ उनका सफ़र को बदल देंगे, लेकिन फिर भी जैसे अभी बहुत से लोगों को लगता है कि आप रिजर्व आपको टिकट होगी या नहीं होगी वो आपको 4 घंटे पहले कई बार पता चलता है। तो 4 घंटे पहले तक लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई हम सफ़र करने वाले हैं नहीं करने वाले, क्या होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नई चीज़ है कि पहले से आने वाली चीज़ है। देखिए आप एक ध्यान में रखिए, ऐसी कोई नई स्थिति पैदा हुई है कि पहले तो रिजर्वेशन सबको चाहिए, उतने ऑन डिमांड मिलते थे। बिल्कुल ये पुरानी चीज़ है। ये कहने का मतलब ये कि ये जो पुराने काफ़ी दशकों से चलने वाली आने वाली स्थिति है, ये तो बिल्कुल स्थिति है ही है, ये हकीकत है। और ये हकीकत को दूर करने के लिए तो हमने प्लान बनाए, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो मैं तो ये बात को मान के ही तो इसके लिए तो बजट बनाया गया। ये जो पुराने साल से चलते आई हुई जो स्थिति है उसको बदलाव करने के लिए तो मैंने पूरे बजट बनाए। प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हैं, उन्होंने जो रिएक्शन दिया उन्होंने कहा कि भाई बहुत बेहतरीन बजट है, आपकी पीठ थपथपाई है। लेकिन विपक्ष की ओर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, खास करके पवन कुमार बंसल साहब ने कहा कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी ऐलान थे वही ऐलानों को दोहरा दिया गया है। तो ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है कि आपको लगता है कि ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है? ये यदि विपक्ष का कहना है कि बहुत पुरानी चीज़ है वो पूरी करते थे तो हमको करने की नौबत ही नहीं आती थी। यदि उनका ही यही कहना है कि ये पुरानी चीज़ है तो यदि वो पूरी कर छोड़ते थे तो आज हम पूरी कैसे कर सकते थे? इसका मतलब वो ही मान रहे हैं कि वो पूरी नहीं हुई है। So you're known for your financial management, being a chartered accountant, etc. But when we look at other streams of revenue, you have also presented this policy where you're going to have more display boards in railway stations where you can get more advertising revenue. So give us some ideas as to how you're thinking about other streams of revenue. You even in terms of there are many ideas. Sure. So one is advertisement, one is the monetization of land that we have just talked about. Development of station where a lot of new avenues of income will come in. So we are data, which has never been tried anywhere in the world. We are trying to work with top players to find out how data can itself become a non-rail revenue source. We are also working at cost optimization. So this is also will result into better realization. We are integrating all railway operations by a ERP, enterprise solution, for the entire railway operation by IT. That itself will bring about huge saving. So it's a multiple point strategy. I'm sure as we go along, we are already talking to a lot of experts in the field because railways don't have the domain knowledge of dealing with all of these subjects at the same time. So we are trying to develop that knowledge. We'll have interacting with a lot of players in the industry as well as experts globally. So we'll make sure that their knowledge and experience is also used for this. And as far as speed of trains is concerned, sir, because when we, I think Ashok also was referring to that, when we look at other countries, trains are moving faster, sir. And people probably have the desire to move in faster trains, even if they have the capacity to pay also. The only problem is that track capacity, is being used over 100%. In fact, some estimates say 140% is the track that is being currently used. So you can't even modernize to that extent, and you have modernized at about 19 kilometers per day. How fast can we actually bring in fast trains? This is what I'm requesting all my people, that fast means the train should be fast. That's right. But how fast that fast can come in depends upon the capacity augmentation, technology absorption. So there I have attached in just 1 year that how we are going to launch the new train product, which will be at a much higher speed. So we at the same time we are working on a high-speed railway corridor between Mumbai and Ahmedabad. So there is a speed is one of the major driving force. But that's what I'm saying. How fast? If I wish it can be done in a month. Has China been able to do such a huge expansion of network and fast in a year's time? Or just 2 years' time? No. So that I try to understand. So try to compare that with it. Japan has been able to do a phenomenal job because they started 40, 50 years ago and they have started doing that. So we must now make a beginning, which we have made. We are on course of doing that. Is that a priority? It has to happen. Is that a priority? Will that be the way ahead? Of course, that's what I mentioned in my priority. और साथ में जब मालगाड़ियों की रफ्तार की आपने कहा 50 किलोमीटर की रफ्तार, यात्री गाड़ियों की 80 किलोमीटर की रफ्तार का टारगेट रखा है। जब मालगाड़ियों की रफ्तार की बात है तो एक बहुत बड़ी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके ऊपर सारा फोकस आ जाता है। अभी शायद 90% जो लैंड को एक्वायर करना था शायद वो काम पूरा हो चुका है, तो वो उस पर कितनी रफ्तार से? शायद मेरा बजट स्पीच ठीक तरह से नहीं सुना। मैंने कहा था कि पिछले 1 साल में मैंने जितने टेंडर इशू किए हैं और ये पूरे मार्च तक पूरे खत्म हो जाएंगे, जो पिछले 6 साल में नहीं किए गए थे। तो ये काम सिर्फ लैंड एक्विजिशन तक नहीं है, अटका नहीं है।
ये पूरे आगे जाके उसके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उसका शुरू हो गया है और उसको पूरी मात्रा में हम ध्यान दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी उसको मॉनिटर करे क्योंकि उनका इसमें लोन भी है। तो ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी को हम पूरा करने के लिए भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और एक वाईफाई, कई ऐलान की वाईफाई हो जाएंगे स्टेशंस पर, ट्रेनों में। एफएम की बात आई और आपने कहा कि जो मैगजीन्स हैं वो भी रेल बंधु मैगजीन भी जो है मिल पाएगी। इसके पीछे क्या दरअसल सोचा है और इसका फाइनेंशियल जो पहलू है उसके ऊपर किस तरह से आप काम करें? इससे तो फाइनेंस आएगा, इससे तो हमें आमदनी मिलेगी। ये सब चीज़ है, कस्टमर सर्विस देके, यही तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि लोगों को सर्विस भी दीजिए और सर्विस के साथ साथ उससे हमको आमदनी भी मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ईमेल अकाउंट है वो फ्री देते हैं, उसका मतलब क्या है? उससे वो लोग आमदनी दूसरी तरह से ले लेते। तो यही मॉडल हमको डेवलप करना होगा जिसको हम कहते हैं नॉन रेल सोर्स रेवेन्यू। यही तो हमारी नई सोच है, नई अंदाज है। इसके लिए हम काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जब हम अगले साल मिलेंगे इसी बजट के कारण, तो हम जरूर कुछ सवाल वहीं पे पूछ के आप ये बताएंगे कि आपने जो कहा था किया, क्योंकि आज भी हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया है, अगले साल भी देंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार हमारा पहला ये कार्यकाल पूरा करेगी। अभी तो बहुत कार्यकाल बाकी है हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो लेकिन उसमें हम जरूर ये सभी वादों को पूरा करेंगे। Right. Actually, with regard to Delhi, so you did mention also that, you know, the pollution levels are high and then you're going to restructure the ring railway. I mean, there has been a ring railway for quite a long time, but people have not been using it, sir. How is it going to be done, sir? But that is what I said, that it is a lying... It's lying vacant. Created outside, which is lying west. So I talked to the Delhi government. I told them that we like to revitalize it, try to put it to use. There is a plan which has to be put in place along with the Delhi government, because this is the Delhi government's responsibility to run traffic within the city. But we are definitely going to work on that. But this is the idea which will help Delhi pollution level coming down. Sure. We have large number of people and there is an asset created already, which is lying west. That's why I suggested this. And you had, in the morning, you had also talked about, you know, all the flagship programs of the government materialized actually within the railways. That's if right. you see that, you know, there's Make in India, there's Skill India, there's Digital India, and you did say there are about 7 billion people who travel every year on the railways, which is virtually the population of the world. And when we look at this overall, sir, this vision that you have portrayed, I mean, would you see that it basically changes the mindset of people over time? That depends upon the people, of course. But I hope the mindset change is something which is not in my hand. But we are working on that with the people. I hope the media, the continuous interaction with each one of them will probably result into changing the mindset. But one thing is sure, that all the flagship program of our government are being implemented through the railways. Not through the railways, but railways also implementing those flagship programs in the railway network. So I'm sure each of the program, whether it's Make in India, I told you about 40,000 crores of contacts. That's right. Swachh Bharat, I told you how many stations we are trying to work on that. Digital India, I gave an example about Digital India, what we are doing. Skilling India, how many new programs we have launched under the skilling program. So all of that put together. This university Railway also itself is a reflection, which I said in the end of my budget speech, that what is India is a railways. The reflection of that you will find in the railways also. सर, अंत में एक बात, आज आपका दिन है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास भी आज बहुत समय की कमी है। अंत में बस एक बात, क्योंकि आप ये बात आती है कि जो आपने सुबह में जिक्र किया, महामना एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, कैसे एक खूबसूरत ट्रेन निकली, लेकिन लोगों ने किस तरह से उसको टेक केयर नहीं किया। जाट आरक्षण में हमने देखा लोगों ने रेलवे को निशाना बनाया, उसकी संपत्ति का नुकसान हुआ। क्या आपको लगता है रेलवे की तरफ से एक मुहिम चलाने की भी ज़रूरत है कि लोग रेलवे को अपना हिस्सा समझे, क्योंकि रेल तो पूरी देश की है? ये तो हमने कहा भी है मेरे उसमें कि क्लीनलीनेस के लिए भी हम कैंपेन चलेंगे, अवेयरनेस करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तो आज़ादी को बहुत समय बीत गया। पहले तो हम लोग समझते थे कि सरकार की संपत्ति है, नहीं उसका मतलब विदेश की संपत्ति है, अंग्रेजों की। अभी तो हमारी संपत्ति है। अभी इतने साल के बाद हमने चुनाव किए, लोकसभा, विधानसभा, लोकल इलेक्शन, ग्राम पंचायत, तो हम अपने लोगों को ही चुन के देते। तो ये जो संपदा बनाई गई है वो हमारी है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका बोझ किसके ऊपर आएगा? लोगों के ऊपर ही आएगा। उसके लिए भी मैंने अपील मेरे स्पीच में भी की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को भी सब साथ देना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। हम सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, इसका एक अंदाज ये भी है कि सबको मिलके रेल को, देश को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, सबको मिलकर रेल को, देश को बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश प्रभु जी, आप यहाँ पर आए और तमाम सवालों का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर।